हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से। उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और जल्द ही अपन जो आपका चतुर्थ श्रेणी का और जो आपकी जेल प्रहरी है इनके लिए नाम मात्र फीस के अंदर टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो कि एक अच्छे लेवल की होने वाली है। उसका एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। और जिन लोगों ने हमारे साथ काफी टाइम से या थोड़े टाइम पहले से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने पशु परीक्षर का एग्जाम दिया था, तो उन लोगों को पता है कि क्या क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है और क्या मिलने वाली है। तो उन कैंडिडेट को पता है जिन्होंने पशु परीक्षर का एग्जाम दिया, अपने पशु परीक्षर का सिलेबस किस तरह टारगेट किया था, उसी तरह अपन जेल प्रेरी और इनका चतुर्थ श्रेणी जो आगामी और भर्ती है, राजस्थान की जो वीडियो है, पटवार है, कांस्टेबल है, कोई भी तरह की भर्ती है, सबको टारगेट करेंगे। तो आज का डिस्कशन देखते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? किसका बेटा? बाजरा महोत्सव का। अब बात करते हैं किसका? बाजरा महोत्सव का। कौन सा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव हो रहा है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव हो रहा है और कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। बेंगलोर मतलब कर्नाटका में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। अब बाजरे को आयोजित क्यों किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो मिलेनेट्स है, जो बाजरे हैं, जो मोटे अनाज जैसे बाजरे हैं, इन चीजों का, इन जो खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य सामग्री है, इनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसलिए क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहां? बेंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। अब आपसे पूछे कि बाजरा वर्ष किस ईयर को घोषित किया गया था? ठीक है, बाजरा वर्ष की बात करें या बाजरा वर्ष किस साल को घोषित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछे कि काजरी कहां पे है बेटा? काजरी मतलब पता है ना, काजरी। तो काजरी राजस्थान के जोधपुर में है। काजरी क्या है? राजस्थान के जोधपुर में है। काजरी क्या करती है? काजरी का मतलब है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है काजरी। अगर अपन बात करें शॉर्ट फॉर्म में, तो ये कहां पे है? राजस्थान, जोधपुर में। ये क्या करती है? जो मतलब जो शुष्क अनुसंधान है, मतलब जो वहां पे रिसर्च करती है, जो राजस्थान के अंदर जितनी भी, अगर मैं बात करूं फसल है, जैसे राजस्थान की जलवायु पाई जाती है, जैसे बाजरा हो गया इनकी, या और जी बहुत सारी जीव जंतु प्रजातियां होगी, इनके बारे में, खेती बाड़ी के बारे में रिसर्च यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछे केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो वो जोधपुर राजस्थान के अंदर है। बाजरा वर्ष किसको घोषित किया गया था? 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया। तो कहां पे आयोजित किया जा रहा है? अब की बार बेंगलोर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। कहां पे? बेंगलोर में ये आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं बेंगलोर कर्नाटक में छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय है कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन, एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य। तथा इसमें 10 से अधिक देश विशेषज्ञों ने भाग लिए हैं और इसमें GIZ जर्मनी, MFIBL स्विट्जरलैंड जैसे संगठनों का सहयोग मिला है। कर्नाटक जो पोषक अनाजों का प्रमुख उत्पादन है, कर्नाटक में भी क्या है, बहुत तरह के इस तरह के पोषक उत्पादन जो खाद्यान्न है उत्पन्न होते हैं, और राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो अब की बार बाजरा उत्सव या अंतरराष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन कहां किया गया था? कर्नाटक, बेंगलोर में, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑपरेशन सर्द हवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन सर्द हवा की मैं बात करूं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? ऑपरेशन सर्द हवा का, तो ऑपरेशन जो सर्द हवा है, इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है किसके द्वारा बेटा? बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में। इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है बेटा? महानिदेशक की बात करूं तो वो कौन है? दलवीर सिंह। कौन है? दलवीर सिंह क्या है? इसके महानिदेशक है। ठीक है, इसके महानिदेशक है।
अब बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा क्यों चलाता है? सर्द हवा इसलिए चलाता है जो सर्दियों के अंदर जहां पे बीएसएफ ड्यूटी करती है, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफ फोर्स है, जो बीएसएफ के सैनिक बल है, जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, जैसे राजस्थान के जिले हो गए, गंगानगर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये जो राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, जो पंजाब का कुछ एरिया है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है, यहाँ पे हमारी रक्षा कौन करती है? बीएसएफ द्वारा यहाँ पे सुरक्षा की जाती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये क्या है, सर्दियों के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है, ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा जिसमें मतलब जो अनवांटेड गतिविधियां हैं, जो मतलब अननेसेसरी गतिविधियां की जाती है पाकिस्तान द्वारा या आतंकवादी गतिविधियां, इनको रोकने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये कहां पे किया जाता है? ये सीमा पर हमारे बॉर्डर पे किया जाता है, रेड क्लिफ रेखा पे किया जाता है। कहां पे बेटा? भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कहां पे? इंडो इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। तो सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के लिए, कहां पे किस लिए किया जाता है? सीमा पे जो अनवांटेड गतिविधियां होती है उनको रोकने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने गणतंत्र दिवस को देखते हुए ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है, जो 29 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य सर्दियों में घुसपैठ और अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। जो सर्दियों में जो घुसपैठ होती है पाकिस्तान की तरफ से या कहीं से भी, उनको रोकना है। सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियार, तकनीकी उपकरण, पैदल गश्त, वाहन और ऊंटों के जरिए निगरानी को क्या है? तेज किया जाता है। जितने भी आधुनिक हथियार है, जो उनके पास उपकरण है, इन सब के पैदल गश्त है या उनके जरिए क्या है, वहां चौकसी बढ़ाई जाती है, उनकी निगरानी तेज की जाती है। इसके अतिरिक्त जवानों की तैनाती और तारबंदी भी क्या सख्त और सुनिश्चित की जाती है। जहां पे बॉर्डर लाइन पे जो फेंसिंग लगी है, जो तारबंदी है, ये जो तारबंदी है, इसको भी मजबूत किया जाता है और इस तरह क्या पूरी तरीके से वहां पे चौकसी बढ़ाई जाती है। ये है हमारे देश की असली शेरनी या बेटियों की बात करें जो 24 घंटे सीमाओं पे तैनात रहती है, देखो। और इसी के कारण, इन सब के कारण अपन क्या है, एक तरह से सुरक्षित घर में आज बैठे। तो इनके लिए सैल्यूट बनता है गणतंत्र दिवस की तरफ से, हमारे सब की तरफ से। इनके कारण ही आज सब कुछ चल रहा है। और कुछ तो क्या है, आजकल शेरनियां दूसरी बन रही है, जैसे वो एक बीकानेर की शेरनी बन रही है, कोई कहीं बन रही है जो टिकटॉक पे या रील पे सारा दिन, इंस्टा पे रील बनाने में बिजी है। और असली देश की शेरनी या बेटी यही है, वो नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मन्नान जनजाति का मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति बेटा? मन्नान जनजाति। कौन सी? मन्नान जनजाति। ये चर्चा में क्यों आई है? ये और कहां पे पाई जाती है? ये जनजाति है जो ट्राइबल है, ये आदिवासी जाति की मैं बात करूं, जो आदिवासी जाति है, ये चर्चा में क्यों आई है? ये बेटा हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्षिण भारत में कहां पे? दक्षिण भारत में केरल में पाई जाती है। और इस जनजाति में आज तक क्या है? राजा का सिस्टम है यहाँ पे। अभी तक क्या है? अभी तक राजतंत्र है या राजा परंपरा है। राजा परंपरा शुरू है, अभी तक राजा परंपरा है। तो इस जनजाति ने क्या पहली बार गणतंत्र दिवस की गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की, जो 26 जनवरी की परेड है हमारी, 26 जनवरी की परेड जो कर्तव्य पथ पे हुए दिल्ली में, 26 जनवरी परेड में भाग लिया है। इस जनजाति के जो राजा है उन्होंने 26 जनवरी की परेड में भाग लिया है। ठीक है, पहली बार। तो इस करके क्या ये जनजाति क्या है बेटा? चर्चा में आई है। और कहां पे पाई जाती है ये जनजाति? केरल में, राजस्थान, भारत के साउथ में पाई जाती है। तो केरल राज्य में ट्राइबल जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, यहाँ पे भी राजतंत्र है या राज परंपरा सिस्टम चल रहा है। और ये जनजाति एकमात्र एक जनजाति है अपने भारत में जहां राजा का सिस्टम चल रहा है। और इनके राजा ने पहली बार क्या गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मन्नान जनजाति का मुख्य रूप से कहां से जुड़ी हुई है, कहां से लिंक है भारत में? तो कहां से है? केरल में। कहां से बेटा? केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। केरल के मन्नान समुदाय के राजा राज मन्नान 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में क्या है? भाग लेंगे। जो इस परेड में आदिवासी राजा का पहला प्रवेश होगा। इस परेड में क्या है? जो आदिवासी राजा है उसका पहला प्रवेश होगा। मन्नान जनजाति जो मुख्य रूप से इडुक्की जिले में रहती है, इसका प्राचीन निवास स्थान मुंदेर है। और इनके प्रमुख भाषाएं क्या है? तमिल है, मलयालम है,
मननान समुदाय दक्षिणी भारत का एकमात्र आदिवासी समुदाय है जहां राजतंत्र की व्यवस्था चल रही है। दक्षिण भारत का एकमात्र समुदाय है जहां अभी तक क्या है, राजतंत्र की व्यवस्था चल रही। तो ये इनके राजा है बेटा, देख लो। और इन्होंने परेड के अंदर अब की बार भाग लिए या गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन हमारा ए इसका राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, जीआई टैग सम्मान 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो जीआई टैग है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीआई टैग सम्मान 2025 कहां पे हो रहा है? तो ये हो रहा है बेटा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। अब जीआई टैग का मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेत होता है। इसका मतलब क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक, भौगोलिक संकेत। ठीक है, भौगोलिक संकेत होता है। ठीक है, ये किसी जो एरिया है, जो स्पेसिफिक भूगोल है, किसी एरिया है, उस एरिया की स्पेसिफिक एरिया की बात करें, वहां की कोई प्रसिद्ध वस्तु या कोई वहां का उत्पाद है, उसको क्या है, जीआई टैग मिलता है। और ये कितने वर्षों तक मान्य रहता है? 10 वर्ष तक क्या है, जीआई टैग मान्य रहता है। कितने वर्षों तक बेटा? 10 वर्ष तक रहता है। उसके बाद इसको रिन्यू कराना होता है। ठीक है, 10 साल तक रहता है। अब जैसे मान लो कि अपन बात करें, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, ठीक है, या किसी चीज की कहीं की हल्दी है, ठीक है, जैसे सोजत अपन पाली है, सोजत पाली है, वहां की मेहंदी है, तो इन सबको क्या है, जीआई टैग मिला है। और अभी हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। किसको? नारियल के तेल को। किसको? वर्जिन नारियल तेल को। नारियल तेल ये कहां का है? वर्जिन नारियल तेल कहां का है बेटा? इसको जीआई टैग मिला है। और कहां का? ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में मिला है। ठीक है, ठीक है, कहां पे है ये? अंडमान निकोबार में, निकोबार है वहां। इसके ऑयल को, कोकोनट ऑयल है जो वर्जिन नारियल तेल है, इसको जीआई टैग मिला है। तो अब सरकार ने इसका सम्मेलन क्यों किया है? सरकार इसका सम्मेलन इसलिए की जा रही है, सरकार का उद्देश्य क्या है कि 2030 तक क्या है, भारत में 10,000 उत्पादकों को जीआई टैग दिलाना है। कितने तक? 2030 तक। 2030 तक क्या, कितने जीआई टैग लेने हैं? 10,000 हमें वस्तुओं पे जीआई टैग चाहिए। 10,000 वस्तुओं पे क्या चाहिए? जीआई टैग चाहिए। सरकार ने लक्ष्य रखा है, मतलब अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़ावा देना है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो 2030 तक के क्या है, 10,000 वस्तुओं को जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। तो इसका जीआई टैग सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब आपको पता चल गया जीआई टैग क्यों आयोजित किया गया, कितने साल के होते हैं, अभी हाल ही में किसको मिला था, और 2030 तक गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है? 10,000 जीआई टैग होने चाहिए। ठीक है, भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 भारतीय उत्पादकों को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 605 उत्पादकों को जीआई टैग मिल चुका है। अब तक कितने मिल गए? 605। और 5 साल अभी सरकार के पास बाकी है। इसमें सरकार को कितने, लगभग कितने, 9400 जीआई टैग और चाहिए। ठीक है, तो 2003 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय है, इसको जीआई टैग मिला था। और जो केंद्रीय मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री हमारे जो पीयूष गोयल जी है, इन्होंने 22 जनवरी 2025 को जीआई टैग समागम में लक्ष्य की घोषणा की है। जो हमारे केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री है, इन्होंने क्या है, जो आयोजन किया गया था कार्यक्रम, इन्होंने क्या है कि 2030 तक का हमारा लक्ष्य क्या है, 10,000 जीआई टैग होना चाहिए। और गठित करने की बात की है। जीआई समागम का आयोजन डीपीआई, आईटी और इंडिया टुडे ग्रुप ने किया है, जिसका विषय है विरासत का संरक्षण, नवाचार को बढ़ावा देना। इसका थीम क्या थी बेटा? इसकी थीम थी विरासत का संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देना। ये थीम है, ये आपको याद रखनी है। आपसे पूछ सकते हैं जो जीआई टैग सम्मेलन हुआ था उसकी थीम क्या थी 2025 की? तो विरासत का संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय वाणिज्य के कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा कौन सा बेटा? राष्ट्रीय, जो हमारा राष्ट्रीय वाणिज्य, कौन सा बेटा? वाणिज्य कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है? तो यह चर्चा में क्यों आया कृषि अनुसंधान केंद्र? यह चर्चा में इसलिए चर्चा में आया, अभी क्या है, एक था हमारा, क्या था बेटा? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र था। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान
केंद्र था, ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान था, जिसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम चेंज क्या कर दिया, राष्ट्रीय वाणिज्य की कृषि अनुसंधान कर दिया। क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान कर दिया। तो क्योंकि ये इसलिए चर्चा में आया है। और ये कहां पे है बेटा, ये है हमारा आंध्र प्रदेश में। कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब क्या है, यहां पे क्या किया जाएगा, यहां पे क्या किया जाएगा, जो कृषि से संबंधित फसलें हैं या मसाले हैं या तंबाकू है, ठीक है, तंबाकू है आदि, मतलब इस तरह के जितने उत्पाद है, इन सब का क्या है, यहाँ पे क्या है, रिसर्च की जाएगी। इन सब उत्पादों को क्या है, यहाँ पे रिसर्च की जाएगी। अब एक ही जगह इन सब उत्पादों, जो मसाले हैं, तंबाकू है, मिर्ची है, हल्दी है, हमारी जो भी मसाले है, कृषि संबंधित है, तंबाकू है, इन सब की रिसर्च है, उनका अनुसंधान कहां पे किया जाएगी, सारी अब आंध्र प्रदेश के अंदर होने वाली। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान कर दिया। इसका पहले नाम क्या था, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र इसका नाम था। अब आपसे पूछे कि भाई आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है, आलू अनुसंधान केंद्र की बात करूं तो कहां पे है, चावल वाला कहां पे है, 3 पूछूंगा मैं आपसे, और औषधि वाला कहां पे है, ठीक है, औषधि वाला कहां पे है, ठीक है। तो अब बताओ आलू वाला कहां पे है, आलू वाला बेटा शिमला हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, एचपी में। चावल वाला कहां है, कटक उड़ीसा में है, चावल वाला कहां है, कटक उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। एक आपसे औषधि वाला पूछा है, औषधि वाला कहां है बेटा, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में। कहां पे, एक कहां पे हमारा, लखनऊ में, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है। लखनऊ कहां है बेटा, उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो एक औषधि वाला लखनऊ में, चावल वाला कटक में, आलू वाला क्या है, शिमला के अंदर है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान, नेशनल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक कृषि से जुड़े, जो व्यवसायिक कृषि मतलब जो आपको इनकम देती है, जैसे मसाले इनकम देते हैं, ठीक है, तंबाकू इनकम देती है, ठीक है, ये कृषि इनसे जुड़े हुए अनुसंधान, नवाचार, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, और संस्थान भारतीय कृषि प्रणाली को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर वाणिज्य फसलों और उनकी उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने से संबंधित है, इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है। उनकी उत्पादन क्षमता है, उनकी गुणवत्ता है, और उनका जो प्रोडक्टिविटी है, इनको बढ़ाने के लिए इस रिसर्च पे एक काम है कर रहा है अनुसंधान के अंदर, ठीक है। तो कहां पे है ये, कहां पे हमारा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट था, पहले तंबाकू था, अब इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान कर दिया। कहां पे, आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2025 के शीर्ष पे स्थान कौन से हैं। तो 2025 के जो ग्लोबल ब्रांड आए हैं, जो ब्रांड आए हैं बेटा, उनमें फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो उनमें फर्स्ट स्थान की मैं बात करूं, उसमें फर्स्ट स्थान पे क्या है बेटा, एप्पल है। सेकंड स्थान पे कौन है, उन पे सेकंड स्थान की बात करूं तो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, सारे यूएसए की है। थर्ड स्थान पे बात करें तो गूगल है, ठीक है, थर्ड स्थान पे क्या है, गूगल है। फोर्थ स्थान की मैं बात करूं तो फोर्थ पे कौन है बेटा, अमेजन है। कौन है, अमेजन। सारे सब के सब कहां पे, यूएसए के अंदर। क्या भारत का कहीं नंबर है, बिल्कुल है। भारत का नंबर कौन सा है बेटा, 60वां है, और वो किसका है बेटा, टाटा का नंबर है। किसका, टाटा ही हमारा एक ऐसा ब्रांड है, या टीसीएस ऐसा ब्रांड है जो हमारी हर बार लाज रखता है। तो देश विश्व के 2025 के 500 जो मूल्यवान ब्रांड है, जो ब्रांड की बात करते हैं, जो एडिडास है, पूमा है, जिस तरह की ब्रांड है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन सब की ब्रांडों की बात करूं तो उनमें पहला नंबर किसका है, एप्पल सबसे भरोसेमंद ब्रांड रहा है, किसका बेटा, एप्पल रहा है। ऑप्शन ए राइट होगा, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा गूगल, चौथा अमेजन, और भारत का 60वां नंबर पे नाम रहा है, वो कौन है, टाटा है। कौन है बेटा, टाटा। तो आसियान ब्रांड्स का मजबूत प्रदर्शन, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 में से 500 ब्रांडों की सूची जारी है, इसमें 2025 की रैंकिंग में उजागर वैश्विक रुझानों के अनुरूप एप्पल एक बार फिर से दुनिया भर में मूल्यवान ब्रांड बना है, और जिसका ब्रांड मूल्य 11% से बढ़कर कितना हो गया, यूएसडी डॉलर कितने हो गए, यूएसडी डॉलर कितने हो गए,
574.5 बिलियन इसकी यूएसडी डॉलर हो गए। कितने? 574.5 बिलियन डॉलर यूएसडी, जो 11% इसका ब्रांड मूल्य बढ़ चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन बड़ा है? तो देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद की मैं बात करता हूं तो एक नंबर पे क्या है हमारा? एक नंबर पे क्या है बेटा? ऑटोमेटिव डीजल ईंधन हमारा क्या है? एक नंबर पे। ऑटोमेटिव डीजल ईंधन क्या अभी भी हमारा निर्यात के अंदर एक नंबर पे। और सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? सेकंड नंबर पे क्या बेटा? स्मार्टफोन है। वाह भाई वाह, भारत के अंदर स्मार्टफोन, भारत क्या है निर्यात करने में क्या है? स्मार्टफोन निर्यात करने में क्या भारत का दूसरा नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो भाई, उसमें क्या है? सबसे ज्यादा अपन पता है निर्यात किसको कर रहे हैं? एप्पल को कर रहे हैं। किसको? एप्पल को। ठीक है, जो किसका है बेटा? यूएसए का है। ठीक है, किसका? यूएसए का। और दूसरा किसको कर रहे हैं? सैमसंग को कर रहे हैं। किसको? किसको बेटा? सैमसंग को कर रहे हैं। ठीक है, ये किसका है? ये बेटा साउथ कोरिया का। किसका? साउथ कोरिया का। ठीक है, ये साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया का। ठीक है, अब देखो भाई, एप्पल और सैमसंग हम सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। स्मार्टफोन निर्यात करने में हमारा कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। कौन सा? दूसरा नंबर है। ठीक है, हमारे देश के उत्पाद बन रहे हैं उनमें से। और हम क्या चलाते हैं खुद? वीवो, ओप्पो, रेनवो, मोटो, छोटो, ऐसे फोन चलाते रहते हैं। ठीक है, और हम निर्यात क्या कर रहे हैं भाई? एप्पल और सैमसंग कर रहे हैं। ये काफी महंगे ब्रांड है, भारत वाले लोग तो यूज नहीं करते। भारत वाले क्या चाइना का माल यूज कर रहे हैं खुद तो, और दूसरे देशों में क्या है? ये भेज रहे हैं। मतलब जो एप्पल का जो माल यहाँ पे आता है उसको असेंबल करते हैं अपन लोग, और असेंबल करके फिर निर्यात करते हैं। जो यूएसए के ब्रांड है, और सैमसंग साउथ कोरिया का, उसको असेंबल करके बना के बाहर बेचते हैं। और ये साउथ कोरिया का ब्रांड है। और हम खुद क्या यूज करते हैं? रेडमी, ओप्पो, वीवो, ये सब यूज कर रहे हैं। तो पहला नंबर किसका है? ऑटोमेटिव डीजल ईंधन का। और दूसरा नंबर पूछा तो किसका है? स्मार्टफोन का। किसका है? सेकंड नंबर क्या है बेटा? स्मार्टफोन का है। सेकंड नंबर स्मार्टफोन का। और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? ऑटोमेटिव डीजल ईंधन का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में स्मार्टफोन भारत के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक उत्पादों के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2024-25 अप्रैल नवंबर की अवधि में स्मार्टफोन का निर्यात 13.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में 8.9 बिलियन डॉलर था। यह निर्यात 46% की वृद्धि हुई है। और इसमें स्मार्टफोन ने ऑटोमेटिव डीजल ईंधन को पीछे छोड़ दिया। यह पहले स्थान पर, जो कि पहले स्थान पे था। ठीक है, अभी तो क्या दूसरे नंबर पे है, और अब क्या है? जल्दी इसको पीछे भी छोड़ देगा। ऑटोमेटिव डीजल ईंधन है हमारा पहले नंबर पे, और स्मार्टफोन निर्यात क्या दूसरे नंबर पे है। और जल्दी क्या इस तरह वृद्धि चलती रही तो उसको क्या पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? सॉरी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अभी हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा है? तो किसने जारी किया बेटा? नीति आयोग। अपन बात करते हैं नीति आयोग की। पहले नीति आयोग ने क्या जारी किया है? स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। क्या बेटा? स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। और प्रथम नंबर पे कौन सा राज्य आया है? तो प्रथम नंबर पे कौन आया है? उड़ीसा राज्य आया। कौन सा बेटा? उड़ीसा राज्य आया है। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना लिखो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी जगह ली थी इसने? योजना आयोग की जगह ली थी। किसकी जगह ली थी बेटा? योजना आयोग की जगह आया था। योजना आयोग की जगह क्या है? नीति आयोग आया था। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री पीएम होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करूं, इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुमन बेरी इसके क्या है बेटा? उपाध्यक्ष है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। हाँ, ठीक है। इसके सीईओ की बात करूं तो सीईओ कौन है? इसके सीईओ क्या है? बी आर सुब्रमण्यम। क्या है? सुब्रमण्यम क्या है इसके सीईओ है। बी आर सुब्रमण्यम क्या है इसके सीईओ है। ठीक है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, बी आर सुब्रमण्यम क्या है इसके सीईओ है। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, और योजना आयोग की जगह आया है। और इसने अभी स्वास्थ्य सूचकांक कैलेंडर जारी किया, या उसकी लिस्ट जारी किया, इंडेक्स जारी किया। उसमें उड़ीसा क्या है? 1 नंबर पे रहा है। कौन सा राज्य रहा है? उड़ीसा इसमें 1 नंबर पे रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नीति आयोग ने देश के 18 बड़े राज्यों का वित्तीय सेहत सूचकांक, जो मतलब हेल्थ सूचकांक है, शुक्रवार को जारी की है। ये सूचकांक वित्त वर्ष
2022-23 का प्रदर्शन को देखते हुए तैयार किया गया। 2022-23 में इनकी क्या पोजीशन थी उसके अकॉर्डिंग जारी हुआ है। तो पहले स्थान पे उड़ीसा है, पंजाब क्या सबसे अंतिम स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, और तीसरे स्थान पे क्या है, गोवा रहा है। तो मतलब पहले स्थान पे क्या है हमारा उड़ीसा है, और दूसरे स्थान पे क्या है छत्तीसगढ़ है, और तीसरे स्थान पे क्या है बेटा गोवा रहा है, और फर्स्ट स्थान पे क्या है हमारा उड़ीसा रहा, और पंजाब सबसे लास्ट में है। पंजाब क्या है सबसे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? कौन सा बेटा संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? कौन सा संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है संजीवनी ऐप? तो ये किया है बेटा किसने? हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। अब क्यों लॉन्च किया है? तो हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जारी की गई थी। कहां पे? पानीपत से। ठीक है, 2015 के अंदर। और 24 जनवरी को क्या आता है? बालिका दिवस आता है। तो 24 जनवरी को जो बालिका दिवस है, इस बालिका दिवस के अवसर पर, और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो लॉन्च हुआ था, इसके 10 वर्ष पूरे होने पर बालिका दिवस के अवसर पर जो वहां की महिलाएं हैं, वहां की जो बच्चियां हैं, उनको सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनमें उनको कौन से, जैसे इनको सैनिटरी पैड वगैरह प्रोवाइड कराना, जैसे स्कूल में प्रोवाइड कर जाए, आंगनवाड़ी केंद्र में मिल जाए, तो इन सब चीजों को आसानी से ट्रैक किया जाए कि जो सरकार द्वारा जो लड़कियों को महिला एम्पावरमेंट की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो जितने भी सुविधाएं दी जा रही है, तो क्या उन तक वो स्कीम पहुंच रही है, वो सुविधा पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए क्या है, एक संजीवनी ऐप लॉन्च किया। तो किसने? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। किसने? हरियाणा सरकार। ऑप्शन बी राइट होगा। और इसके जरिए उनको पता लगाया जा सकता है, क्या इनको ट्रैक किया जा सकता है वहां तक इनको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और वो खुद भी अपन देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन सी सरकार द्वारा स्कीम जारी की गई है, क्या हम इसके अंतर्गत आते हैं, क्या हम इसके लिए पात्र हैं या नहीं है। इन सब के लिए हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की ऐप सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। ऐप के माध्यम से योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा, समय पर लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलता रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 10 से 45 साल तक की बीपीएल महिलाओं और बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे। 10 साल से लेकर 45 साल की जो महिला और बालिकाएं हैं बीपीएल परिवार को, उनको सैनिटरी नैपकिन्स भी दिए जाएंगे, जो उन्हें स्कूल या आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पहुंचाए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया, जो कि 2015 में स्टार्ट हुई थी पानीपत से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, जो कि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था, इसलिए वहां से शुरू की गई थी। और केरल का लिंगानुपात क्या सबसे ज्यादा, अगर सेक्स रेशो की बात करें थे। तो इसके 10 साल पूरे हो गए इस वर्षगांठ पे संजीवनी ऐप, सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? कौन सा बेटा? 9वां। कौन सा? 9वां जोहर। कौन सा? जोहर अंतरराष्ट्रीय शतरंज अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन जीता है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओपन किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है बेटा इंडियन। किसने? इंडियन ने जीता है। किसने? इंडियन, जो साउथ इंडियन है, इंडियन पन्नी रसेलवम। इंडियन पन्नी रसेलवम ने जीता है। ठीक है, ये कहां पे आयोजित हुआ था? तो मलेशिया के अंदर। ठीक, कहां पे आयोजित हुआ था? मलेशिया के अंदर। मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। कहां पे? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला। अब आपसे पूछे कि अब की बार 2025 का विश्व शतरंज जो ओलंपियाड है वो आयोजित कौन करेगा? तो वो भारत करेगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन बने शतरंज के अंदर अभी हाल ही में? जो भारत के कौन है विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? चैंपियन कौन बने हैं बेटा? तो वो डी गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? डी
गुकेश बने हैं, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में सबसे कम उम्र की अंदर विश्व के वो वर्ल्ड चैंपियनशिप शतरंज चैंपियनशिप बन चुके हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा और ये जरूर आपको याद रखना है। और इनको क्या है, कौन सा अवार्ड मिला है, इनको खेल रत्न अवार्ड भी इस बार दिया गया डी गुकेश को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनायन पन्नीसरेलम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया में गुरुवार को 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तमिलनाडु के 22 वर्ष खिलाड़ी है जो खिलाड़ी ने 9 बाजियों में 8.5 अंक हासिल किए। कितने? 8.5 अंक हासिल किए इन्होंने, और तमिलनाडु के और 22 वर्ष के है, तो ये है वो जिन्होंने ये टूर्नामेंट या अवार्ड जीता है। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर क्वेश्चन, और डेली की तरह आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन भी रहेगा जिसको आपको कमेंट करके आंसर देना है। आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट जरूर किया करो, इससे आपको पता लगेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो क्या मेगोंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को सालाना कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, जिनके क्या है भूमिहीन है, जिनके खेती नहीं है, उसको किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को क्या संविधान दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2020 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत हुई थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में सबसे नीचे कौन है? तो भूटान का क्या 145वां नंबर है, सबसे नीचे क्या भूटान है, और भारत का 4th नंबर है। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो विकास एवं विरासत प्रगति पर उत्तर प्रदेश। 2025 का जो अंदर जो उत्तर प्रदेश का जो दिवस मनाया गया अभी हाल ही में, उसकी थीम क्या थी? विकास एवं विरासत प्रगति पथ पर क्या है? उत्तर प्रदेश है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस है। मणिपुर नहीं है भाई, मणिपुर है, ये मणिपुर है, ठीक है। ये क्या है भाई? मणिपुर है। एक मिनट, क्या ये मणिपुर है, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा कब है? 21 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को मणिपुर, ठीक है। तो कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी की थीम क्या है? सशक्त और सुरक्षित भारत। जो इस बार जो तीनों सेनाओं की झांकी आ रही है वो कौन है? सशक्त और सुरक्षित भारत, इसकी क्या है? थीम है। नई दिल्ली में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो दिल्ली में जो आयोजन हो रहा है किसका बेटा? लोक संवर्धन पर्व। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां किया है? तो भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां पे किया है? प्रयागराज, जहां पे अभी कुंभ चल रहा है, वहां पे हमारे देश के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत, तो जोधपुर राजस्थान से क्या है? सांसद है। इन्होंने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्रयागराज के अंदर। और आज का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक किया करो, कमेंट जरूर किया करो। आपका कमेंट लाइक काफी मोटिवेट करता है। और अपनी पढ़ाई जारी रखें। टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स वगैरह बनाते रहो। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।